सुबह की नीली सी धुंध में भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर खड़ी ट्रेनें ऐसे लग रही थी जैसे अपनी ही रफ्तार में दुनिया से बेखबर चल रही हों। उसी प्लेटफॉर्म की एक टूटी सी बेंच पर 22 साल की सिया अपने 2 साल के बेटे निहाल को सीने से लगाकर बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक ऐसा डर था जैसे हर गुजरती भीड़ उसे उसके मकसद से दूर खींच रही हो। सिया ने एक बार फिर ट्रेन के दरवाजे की ओर देखा। लोग धक्का मुक्की करते चढ़ रहे थे। वो थोड़ा आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। नहीं, नहीं, इस भीड़ में मैं बच्चा लेकर नहीं चढ़ सकती। उसने कांपते हाथों से निहाल को और कसकर पकड़ लिया। पास ही बैठा 27 साल का आदित्य, जो इंदौर से मुंबई अपनी नौकरी पर लौट रहा था, कई घंटों से सिया को देख रहा था। ना वो उसके सौंदर्य से आकर्षित हुआ था, ना उसकी मासूमियत से। उसे आकर्षित कर रहा था उसकी आंखों का दर्द। वह दर्द जिसे कोई छिपाता है मगर छुप नहीं पाता। सिया ने अपने बेटे की उंगली धीरे से नीचे की। ना निहाल, ये पापड़ मत मांगो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में थकान और टूटन साफ थी। आदित्य से रहा नहीं गया। वो उठा, पापड़ वाला बुलाया, पैकेट खरीदा और सिया के सामने आकर निहाल को थमाया। ये लो छोटे, बस थोड़ा खा लेना, ठीक है? सिया चौंकी, जैसे किसी ने उसके निजी संसार में कदम रख दिया हो। आपने क्यों लिया? मैंने कहा ना, इसे कुछ नहीं चाहिए। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंखें नम थी। आदित्य हल्के से मुस्कुराया। बच्चा खुश हो जाए, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। पैसे मायने नहीं रखते। निहाल खुशी से पापड़ चबाने लगा और सिया ने पहली बार आदित्य को ऐसे देखा जैसे वो दुश्मन नहीं, कोई सहारा हो। कुछ पल चुपी रही, फिर आदित्य धीरे से बोला, आप सुबह से यही बैठी है, सब ठीक है ना? आप भीड़ के पास जाते ही क्यों लौट आती है? सिया ने आंखें झुका ली। पहले वो बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन दिल के बोझ कभी छुपते नहीं। सही कंधा मिल जाए तो खुद ब खुद उतरने लगते हैं। मुंबई जाना है, बहुत जरूरी काम है, उसने धीरे से कहा, लेकिन भीड़ देखकर हिम्मत नहीं होती। मेरे पास जनरल टिकट है और निहाल के साथ ऐसी भीड़ में चढ़ना मुश्किल है। आदित्य ने तुरंत कहा, अच्छी बात है, मैं भी मुंबई जा रहा हूं। मेरे पास ऐसी कोच में रिजर्वेशन है, मेरा कंपार्टमेंट खाली है। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती है, टीटी से मैं बात कर लूंगा। सिया घबरा गई। नहीं, मैं किसी अजनबी के साथ, और ऐसी टिकट, मेरे पास पैसे भी नहीं है। आदित्य ने उसकी आंखों में एकदम सीधी, सच्ची नजरें डालकर कहा, मुझे पता है आप डर रही है, लेकिन मैं मदद करना चाहता हूं। बदले में कुछ नहीं चाहिए। जनरल टिकट तो आपके पास है, बाकी चिंता मैं करूंगा। सिया सोच में पड़ गई। बाहर प्लेटफॉर्म पर घूमते आवारा लोग, धुंध, भीड़ और एक अकेली औरत जिसके साथ एक छोटा बच्चा था। वो और कितना इंतजार करती, कितना और डरती। धीरे से बोली, ठीक है, मैं चलती हूं। आदित्य ने राहत की सांस ली। ट्रेन आ चुकी थी, गोंडवाना एक्सप्रेस। आदित्य ने सिया का पुराना सा बैग उठाया और एसी कोच की तरफ बढ़ा। सिया जैसे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रही थी। ठंडी हवा, मुलायम सीटें और एक अजीब सा सुकून। लेकिन अंदर आते ही उसका डर बढ़ गया। अगर टीटी ने मुझे उतार दिया तो? मेरे पास तो पैसे भी। आदित्य बोला, आप बस निहाल को संभालिए, बाकी मैं देख लूंगा। कुछ देर बाद टीटी आया। आदित्य उसे लेकर बाहर गया। सिया दूर से देखती रही। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। टीटी ने रजिस्टर में कुछ लिखा और चला गया। आदित्य लौटा और बोला, सब ठीक हो गया, आप आराम कीजिए। सिया की आंखों में सचमुच पहली बार राहत दिखी। ट्रेन चल पड़ी। निहाल उसकी गोद में सो रहा था और खिड़की के बाहर भागते पेड़ों के साथ सिया का भारी दिल भी जैसे थोड़ा हल्का हो गया। लंबी चुप्पी तोड़ते हुए आदित्य ने पूछा,
अगर मन ना हो तो मत बताइए, पर आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कुछ सह चुकी हैं। आप अकेले मुंबई क्यों जा रही है? सिया की पलकों से एक बूंद टपकी। उसने धीरे से कहा, क्योंकि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ट्रेन ने धीमी सी आवाज के साथ मुंबई के बड़े स्टेशन पर रुकने की घोषणा की। सुबह का हल्का सन्नाटा था। सिया की सांसें तेज थी और निहाल की नींद अब भी गहरी। आदित्य ने चाबी पकड़ते हुए कहा, मैं अपना बैग उठाता हूं, आप आराम करें। फ्लैट वही पुराना सा 2 कमरों वाला अपार्टमेंट था, साफ सुथरा पर थोड़ी अव्यवस्था से भरा। सिया ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसके चेहरे पर चिंता की परत गहरी हो आई। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, फंड मिल जाएगा या नहीं। ससुर पर भरोसा टूट चुका था। आदित्य ने कोशिश की कि माहौल हल्का रहे। चिंता मत करिए, कल मैं कंपनी जाकर बात करूंगा। मिस्टर ठाकुर ठीक तरह से मदद करेंगे। पर उसके शब्दों के पीछे एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि ऑफिस की गलियों में रसूख और चालाकी से ही काम बनता है। अगली सुबह आदित्य ने सिया को सावधानी से संभाला और दोनों कंपनी पहुंचे। गेट पर भीड़, सुरक्षा और तभी वही पेंचदार मुस्कान मिस्टर ठाकुर का चेहरा दिखा। ठाकुर ने सिया को देखते हुए झिझक भरी नजर डाली और फिर पेशेवर अंदाज में बोला, आप कौन हैं? क्या यहां कोई नाम दर्ज है? सिया ने हिम्मत करके अपने पति करण का नाम और दफ्तर का पता बताया। मिस्टर ठाकुर के होंठ थोड़े सिकुड़े। उसने कहा, हां, मगर अभी मामला क्लियर नहीं है। आपका नाम नॉमिनी में नहीं है। ऐसे मामलों में पारिवारिक दस्तावेज और पहचान चाहिए। आवाज तो औपचारिक थी, पर उसमें एक ठंडापन था जिसने सिया के दिल को और कस लिया। ठीक उसी समय फोन बजा, मिस्टर ठाकुर का निजी नंबर। उसने आदित्य को साइड में बुलाया और धीमी आवाज में कहा, ये औरत यहां परेशानियां बढ़ा सकती है, इसे संभालना पड़ेगा। आदित्य को अंदाजा लग गया कि मामला सादा नहीं है। दफ्तर से निकलते वक्त मिस्टर ठाकुर ने दूर से कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। आदित्य के रग में आग सी पड़ गई। उसने नियंत्रित आवाज में कहा, ऐसी बातें बंद करिए। आपने नौकरी में महिलाओं के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। ठाकुर ने घूर कर देखा पर कुछ कह न सका। वापस फ्लैट लौटते हुए आदित्य और सिया के बीच कुछ नया जुड़ गया, एक साथ लड़ने का वादा। आदित्य ने कहा, मैं आपकी हिफाजत करूंगा, यहां कोई आपको तंग नहीं कर पाएगा। सिया की आंखें नम हो गई, पर इस बार उसमें मानो किसी नए भरोसे की झिलमिल थी। आदित्य ने तुरंत कोशिश की कि सिया के लिए काम ढूंढे। उसने अपने ऑफिस के कुछ परिचितों से संपर्क किया और एक छोटी सी बेकरी में सिया के लिए पार्ट टाइम काम का इंतजाम भी हो गया। सिया ने सरलता से काम शुरू कर दिया। सुबह बेकरी, दोपहर घर और शाम को छोटे छोटे घरेलू काम। छोटे छोटे पैसों से उसने क्या क्या संभाला, ये उसकी जिद और ममता का परिचय था। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में उनकी जिंदगियां जुड़ने लगी। आदित्य निहाल के साथ खेलने लगा, उसे छोटी छोटी कहानियां सुनाता और सिया की मुस्कुराहटों में वो खुद को पा लेता। पर हर खुशी के बीच एक बड़ा खालीपन था, फंड का सच। एक शाम मिस्टर ठाकुर ने अचानक फोन करके कहा कि ससुर ने फंड निकाल लिया है। सिया का दिल धड़क कर रह गया, जैसे किसी ने उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली हो। उसने धड़कते हाथों से आदित्य से पूछा, क्या ये सच है? आदित्य ने ठंडे दिमाग से फोन कॉल्स की जांच की, पर ससुर के नंबर पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। मिस्टर ठाकुर ने कहा, दस्तावेज देखने होंगे और सही कानूनी रास्ता भी होता है। पर उसके शब्दों में जो अविश्वास था, आदित्य उसे महसूस कर चुका था। रात को जब सिया सो नहीं पा रही थी, उसने सब कुछ खुलकर बताना शुरू किया। कैसे उसका पति करण अचानक मर गया, कैसे ससुर ने उन्हें घर से निकाल दिया था, और कैसे गांव की एक परिचित ने कहा था कि कंपनी में पैसे हैं। उसके शब्द, उसकी आंखें, सब कुछ सच बोल रहे थे। आदित्य के भीतर गहरा दर्द उठ रहा था।
किसी औरत और उसके बच्चे के लिए उसके अंदर अब सिर्फ सहानुभूति नहीं बची, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। अगले दिन जब आदित्य ने पुनः ऑफिस जाकर दबाव डाला, तो एक नया सच उजागर हुआ। मिस्टर ठाकुर ने बिना किसी औपचारिक रिकॉर्ड के फंड का जिक्र किया था, और कंपनी के अंदर कुछ लोग इसे कोई बड़ी बात नहीं समझ रहे थे। पर एक कर्मचारी ने चुपके से आदित्य को बताया कि किसी ने कथित तौर पर नकद निकासी की है और कागजों में कंफ्यूजन डाल दी गई है। ये सुनते ही आदित्य को शक हुआ, क्या यहां कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? कौन था जो सिया की जिंदगी से इस आखिरी उम्मीद को छीनने चाह रहा था? बाहर से अचानक एक तेज धक्का गया। दरवाजे पर खटखट। सिया की धड़कनें तेज हो गई। आदित्य ने दरवाजा खोला और बाहर खड़े थे सिया के ससुर और एक परिचित चेहरे। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में कोई ठंडी चमक। ससुर ने मुस्कुराहट न करते हुए कहा, हम आ गए हैं, पैसे का हिसाब करना है। वो पल जैसे ठहर गया। क्या वे सच में पैसे के लिए आए थे, या कुछ और था जो अब होने वाला था? सिया की आंखों में डर और विश्वास के बीच की रेखा धूमिल हो गई। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपने बेटे की तरफ देखा। अब वक्त था कि वो फैसला करे, क्या वो इन लोगों का सामना करेगा या पीछे हटकर सिया को सुरक्षित जगह पर भेज देगा? और जब ससुर दरवाजा अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, तो आदित्य ने ठान लिया, अब कोई कदम पीछे नहीं होगा। दरवाजे पर खड़े ससुर के चेहरे पर जो ठंडी चमक थी, वो किसी महंगे खेल की शुरुआत जैसी थी। उसके साथ वाला आदमी किसी रिश्तेदार जैसा, चेहरा कठोर, आंखों में तंत्र जैसा भय। दोनों भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी आदित्य ने बढ़कर दरवाजा बाहर से कसकर पकड़ लिया और शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, आप यहां कैसे आए? हमारे पास दस्तावेज और बात करने का समय है। कृपया बिना वजह हल्ला उठाए तो हम पुलिस बुला लेंगे। ससुर ने रौब दिखाने की कोशिश की। बेटी, तुम समझो, ये सब फंड तुम्हारा नहीं है। तुमको क्या पता हमने तुम्हारे पति के लिए क्या लिखा था? हम अपना हक लेने आए हैं। उसकी आवाज में न तो पछतावा था और न कोई दया। सिया की आंखें फट से खुल गई। उसने अपने माता पिता की तरह देखा, पर अब वो समझ चुकी थी कि प्यार और लालच में फर्क होता है। उसके भीतर जो पहले सिर्फ डर था, अब आग बन चुका था। पर उससे भी बड़ी आवाज उठी, आदित्य की आवाज। अगर आपके पास कोई वैध कागज है तो पेश करिए, वरना आप यहां घुस नहीं सकते। और हां, एक मेरे ऑफिस के परिचित ने जो कहा था वो पुष्टि करने लायक था। आप उस नकदी के बारे में झूठ बोल रहे हैं। ससुर ने एक कदम आगे बढ़ाया, पर उसी वक्त फ्लैट की खिड़की पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। वो उसी कंपनी का कर्मचारी था जिसने आदित्य को पहली बार संकेत दिया था। उसने अंदर आते ही कहा, मिस्टर शर्मा, ससुर का नाम, मैं आपकी बात का साक्षी हूं। आपने कंपनी से नकद निकाला था और कागजों में गड़बड़ करवा दी थी। यहां सीसीटीवी का फुटेज और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। मनोरम सा ठहराव हुआ। ससुर के चेहरे से वो घमंड उतर गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पर कर्मचारी ने फोन घुमाकर दिखा दिया। कंपनी के बैंक ट्रांजैक्शन की तस्वीरें, निकासी के आधिकारिक रिकॉर्ड और कुछ व्हाट्सएप मैसेज जिनमें पैसों की बात साफ लिखी थी। मिस्टर ठाकुर का नाम भी कहीं कहीं था। उसका चेहरा धुंधला सा हुआ। अब कंपनी का भेद भी खुलने को था। ससुर का गला सूख गया। उसने बोलने की कोशिश की, पर अब कानूनी शब्दों और रिकॉर्ड्स ने उसे बेनकाब कर दिया। आदित्य ने तभी पुलिस को कॉल कर दिया। कंपनी के कर्मचारी ने भी बयान दे दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आ पहुंची। ससुर और उसके साथी को हाथों हाथ उठाया गया। मिस्टर ठाकुर पर भी जांच का नोटिस गया। कंपनी की जांच शुरू हो गई। सिया अपनी कुर्सी पर बैठकर कांप रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आखिरी उम्मीद पर इतना बड़ा धोखा हुआ होगा, और वही लोग जो उसकी मदद नहीं करने चाहते थे अब बेनकाब साबित हो रहे थे। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान के साथ अब एक नई ठान थी। उसने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा।
मैं आपके साथ हूं। कानूनी प्रक्रिया ने कुछ दिन लिए, पर इस दौरान भी आदित्य हर कदम पर साथ खड़ा रहा। उन्होंने दस्तावेज जमा कराए, गवाहों की रिकॉर्डिंग करवाई और कंपनी ने भी सिया के हक के लिए कागज सही करने की पहल की। मिस्टर ठाकुर और ससुर पर भर्ती हुई। अदालत के नोटिस आने लगे। 1 महीने के भीतर ही अदालत ने यह माना कि प्रारंभिक रिकॉर्ड से सिया के फंड पर अवैध हस्तक्षेप हुआ था और कुछ धनराशि को फ्रीजर के रूप में लौटाने का आदेश दिया गया। कम से कम इतना कि सिया अपने और निहाल के लिए आजीविका सुनिश्चित कर सके। कंपनी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और सिया के नाम पर एक छोटी सी राशि जारी कर दी गई। ये मायने नहीं रखता कि पूरी धनराशि वापस आई या नहीं। असली जीत थी सिया की गरिमा की बहाली। समय चलते चलते सिया और आदित्य की जिंदगी धीरे धीरे खुद को दोबारा समेटने लगी। सिया ने बेकरी में काम की पेशकश को बढ़ाया। अब उसने छोटे छोटे केक, सलाद और स्नैक्स घर से बनाकर बेचने शुरू किए। आदित्य ने उसके बिजनेस के लिए एक छोटा सा लोन करवाया और धीरे धीरे वो अपना खुद का एक होलसेल कस्टमर बनाने लगी। माहिर हाथों और सच्ची मेहनत का नतीजा दिखने लगा। और फिर एक सुबह जब फ्लैट की बालकनी में चाय पीते हुए आदित्य ने कहा, मैंने सोचा है, हम सब साथ हैं। निहाल की खुशी, आपकी मुस्कान, हम एक परिवार बनना चाहते हैं। क्या आप मेरी जिंदगी को अपना नाम देंगे? सिया ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब डर नहीं, केवल विश्वास था। उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रखा और बोली, हां, पर बस एक शर्त है। हम ईमानदारी से जिएंगे, कोई छुपा हुआ सच नहीं रखना। उनकी शादी छोटी सी और सादगी भरी हुई, पर उस दिन सिया की मांग में जो चमक आई वो किसी महंगी रस्म से कम नहीं थी। निहाल ने मुस्कुराकर दूल्हे को गले लगाया और घर में जो हल्की सी सीटी बजती थी वो नई शुरुआत का सबूत थी। वक्त ने बहुत कुछ सिखाया। सिया ने अपने बिजनेस को बढ़ाया, आदित्य ने उसे हर कदम पर समर्थन दिया और दोनों ने मिलकर एक छोटी सी बेटी का स्वागत भी किया। वे दिल्ली या मुंबई की फिराक में नहीं थे, वे अब एक दूसरे में विश्वास की जमीन पर टिके थे। कहानी का सबक साफ था, जब इंसान ईमानदार रहता है और किसी की मदद बिना देखे करता है तो जिंदगी बदले में बड़ी खुशियां दे देती है। और जो लोग लालच और धोखे में पड़े रहते हैं उनका अंत अक्सर अकेलापन होता है। दिन के आखिरी सूरज में जब सिया अपनी बेकरी की दुकान पर खड़ी होती और नन्ही बेटी को आलिंगन में लेती, वह मुस्कुराती, ना सिर्फ इसलिए कि उसकी जिंदगी बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि अब उसके पास एक परिवार था, एक नाम और एक सुरक्षा का एहसास। और वहीं, जैसे कहानी की तरह, यही सच है, जिसका कोई नहीं होता अक्सर उसका भगवान होता है। और कभी कभी वो भगवान इंसानों के रूप में आ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।